हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो मैंने 13.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या है, कैसे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक एडवांस वर्जन है, वो हमने वहाँ पे सारा डिस्कस किया था। आई होप वो आपने वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी है तो आज जस्ट एक बार जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एज वेल एज यहाँ तक कि सभी एक्सरसाइजेस एंड सभी चैप्टर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके प्लीज गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। An urn contains 5 red, 5 black balls. A ball is drawn at random. Its color is noted and returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn. And then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। एक अर्न है जिसके अंदर 5 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल को हमने बाहर निकाला और उसका हमने कलर नोट कर लिया और उसको वापस से डाल दिया अर्न के अंदर। ठीक है, अब हमने 2 एडिशनल बॉल जिस कलर की हमने पहले निकाली थी उसी कलर की हमने जो 2 बॉल्स थी और उसके अंदर डाल दी। अब एक हमने बॉल निकाली है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सेकेंड बॉल है, ठीक है, then a ball is drawn at random and what is the probability that the second ball is red? दूसरी जो बॉल होगी वो क्या होगी, रेड होगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ आपका बेस थ्योरम नहीं लगने वाली है, यहाँ आपकी लगने वाली है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था बेस थ्योरम में कम से कम 2 कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर एक ही कंडीशन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड, दूसरी बॉल रेड होगी। तो ये आपके यहाँ पे क्या लगने वाली है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और वो क्या होती है वो हमने इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो हमने डिस्कस करी थी। फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। तो टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए हम मानते हैं, मान लो ये कोई भी एक सैम्पल स्पेस है, ठीक है, इसका कोई एक इवेंट E1 है, ठीक है, इसका कोई एक इवेंट E2 है, इसका कोई एक इवेंट मान लो E3 है, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर इवेंट A, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो रहेगी आपके अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, वो क्या रहती है, probability of E1 into probability of A by E1, ठीक है, plus probability of E2 into probability of A by E2 plus probability of event E3 and into probability of A by E3 and so on जितने भी नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे। ठीक है, अब ये थ्योरम यहाँ कैसे लगने वाली है, इसको ध्यान से देखो। 2 इवेंट है रेड एंड ब्लैक बॉल्स के, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये एक अर्न हुआ जिसके अंदर 5 रेड है और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। एक बॉल को हमने बाहर निकाला और उसका कलर हमने नोट कर लिया और उसको हमने वापस अर्न के अंदर डाल दिया। ओके, तो पहला इवेंट मान लेते हैं कि फर्स्ट बॉल जो हमने निकाली है, फर्स्ट बॉल इज रेड, और इवेंट E2 क्या हो जाएगा कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, राइट। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल लो कि फर्स्ट बॉल रेड है, तो रेड कितनी है 5 फेवरेबल, डिवाइड में टोटल कितनी है 10 हो गई। सो दिस इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 यानी कि फर्स्ट बॉल जो हमने ड्रॉ करी है वो ब्लैक है और ब्लैक भी यहाँ पर कितनी है 5 है, तो फेवरेबल 5 एंड टोटल कितनी हो गई 5 + 5 टोटल हो गई कितनी 10। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। अब हमें ए इवेंट मानना है। इवेंट ए क्या है कि द सेकेंड बॉल इज रेड, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला 2 इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, ठीक है। अब यहाँ पर जो A बाई E1 है, E1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट बॉल इज रेड, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो गया आपका E1
ये क्या हो गया, फर्स्ट बॉल इज रेड, और ये जो है आपका सेकेंड बॉल, ए क्या है, सेकेंड बॉल इज रेड। तो यानी कि आपको अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जब सेकेंड बॉल रेड है तो उससे पहले हुआ क्या है, उससे पहले हमने 2 बॉल्स और इसके अंदर डाल दी हैं, ठीक है, 2 बॉल और डाल दिए। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट बॉल इज रेड, ठीक है, जो फर्स्ट बॉल निकली है वो रेड है, एंड 2 एडिशनल रेड balls are put in the urn, ठीक है। तो हमने उसके अंदर 2 एडिशनल बॉल उसके अंदर और डाल दी हैं। तो अब इसके अंदर क्या बन गया है, अब इसके अंदर 2 और डाल दी हमने, तो यानी कि 5 + 2 रेड बॉल्स हो गई, ठीक है, एंड 5 तो ब्लैक बॉल्स ऑलरेडी थी ही, ठीक है। नाउ द सेकेंड दिस वन कम्स, ठीक है, कि अब आपको क्या चाहिए कि आपका ये हो गया सेकेंड बॉल ड्रॉ की है हमने। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, यानी कि हमने सेकेंड बॉल ड्रॉ करी है E1 से, E1 का मतलब फर्स्ट बॉल भी रेड थी, ठीक है। तो अब रेड टोटल कितनी हो गई, 5 + 2 7, और डिवाइड में टोटल 7 + 5 12, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, ए बाय E2 का मतलब सेकेंड बॉल जो हमने ड्रॉ करी है वो रेड है, लेकिन जो हमने फर्स्ट बॉल ड्रॉ करी थी वो ब्लैक थी, ठीक है। तो जो फर्स्ट बॉल थी वो हमारी ब्लैक थी, राइट। तो ब्लैक कितनी है, ब्लैक तो 5 ही है आपके पास, और टोटल कितनी हो चुके हैं, 5 + 7 12 हो चुकी है। तो ये चीज़ आ गई। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 1/2, probability of A by E1 is 7/12, probability of E2 is again 1/2, and probability of A by E2 is 5/12, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 7/24 + 5/24, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 12/24, कैंसिल होके आ गया आपका 1/2 इज योर आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर एक ही प्रॉपर पूछा गया है कि सेकंड बॉल इज रेड, तो वहां पे टोटल आपको निकालनी है ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम लगेगी। अब क्या कहाँ बेस थ्योरम लगेगी वो हम अगले क्वेश्चन में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ बैग कंटेन्स 4 रेड 4 ब्लैक एंड अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स. One of the two bag is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. तो देखो एक तो रेड हो गया और एक हो गया फर्स्ट बैग, यानी कि 2 कंडीशन आ चुकी है। जब 2 कंडीशन आती है वहां पे क्या लगती है, आपकी बेस थ्योरम लगती है। क्या लगती है, बेस थ्योरम। अब ये क्या होती है, ध्यान करो, इसी से ही समझते हैं। यानी कि यहाँ पे है आपका बैग 1 है और यहाँ पे है आपका बैग 2 है, ठीक है। सो इस बैग के अंदर आपके पास 4 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। तो बैग 2 के पास कितनी बॉल्स हैं, 2 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक बैग सिलेक्ट किया गया है और उसमें से एक बॉल ड्रॉ की गई है, ठीक है, जिसको हमने क्या मिला है, वो रेड कलर की बॉल है। कौन सी बॉल है, रेड कलर की बॉल है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम द फर्स्ट बैग, फर्स्ट बैग से जो है वो बॉल ड्रॉ की गई है। तो अब यहाँ पर देखो इवेंट E1 मान लेते हैं कि बैग 1 इज सिलेक्टेड, ठीक है। E2 इवेंट मान लेते हैं बैग 2 इज सिलेक्टेड, ठीक है। ए इवेंट हम मान लेते हैं कि बॉल इज रेड। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग फर्स्ट, ठीक है, और क्या होनी चाहिए, उसके अंदर रेड बॉल होनी चाहिए, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। अब ये सब कैसे फाइंड करना है, देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब है कि फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करा। फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करना मतलब कि 2 ही बैग है, तो फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करा तो 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सेकंड बैग को सिलेक्ट करा तो सेकंड बैग भी 1 ही है और टोटल बैग कितने हैं 2, तो होगी 1/2। ये दोनों आ गए। नाउ लेट्स फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट बैग। सो फर्स्ट बैग में कितनी रेड बॉल्स हैं 4 और टोटल कितनी है 8, 4 + 4 8, ये आ गया 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग A बाई E2, यानी कि सेकेंड बैग से आपकी वो निकल रही है रेड, तो दिस इज 2, रेड 2 है, टोटल 8 हो गए, तो ये हो गया आपका 1/4। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ हम पुट कर देंगे कि रेड निकली है, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो फर्स्ट बैग से निकली होगी, कि फर्स्ट बैग से रेड निकली है, तो अब इन सब की वैल्यूज पुट कर दो। दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, डिवाइड में 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/4, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/4, 1/4 प्लस 1/8। सो 8 एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज 2 + 1, 3/8। सो दिस इज 1/4 इंटू 8/3, कैंसिल हो गया। दिस इज 2/3 इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग। रेड बॉल सिलेक्ट हुई है, फर्स्ट से सिलेक्ट हुई है। सो दिस इज बेस थ्योरम, जहां आपकी 2 कंडीशंस आ गई हैं आपकी। ओके, तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। चलिए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल, 40% आर डे स्कॉलर्स, जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। पिछले साल रिजल्ट्स जो थे वो 30% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रहे उनका A ग्रेड था, 20% जो डे स्कॉलर्स थे जो हॉस्टल में नहीं रहे उनका A ग्रेड था। एट द एंड ऑफ ईयर एक स्टूडेंट को चूज किया जाता है रेंडमली फ्रॉम द कॉलेज, चाहे वो हॉस्टलर हो चाहे वो हॉस्टलर ना हो, उसका A ग्रेड है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हॉस्टलर होगा। दोबारा समझो कि यहाँ पर आपको 2 चीजें दी गई हैं कि बच्चे हॉस्टलर हैं और हॉस्टलर नहीं है। 30% जो हॉस्टलर हैं उनका A ग्रेड आता है, ठीक है। 20% जो हॉस्टलर नहीं है, हॉस्टल में नहीं रहते हैं, उनका A ग्रेड आता है। एक रेंडमली बच्चे को सिलेक्ट किया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका A ग्रेड तो है ही है, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो एक हॉस्टलर होगा। तो 2 कंडीशन आ चुकी है। 2 कंडीशन में क्या लगती है आपकी, बेस थ्योरम लगती है। क्या लगती है, बेस थ्योरम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इवेंट क्या मानेंगे, E1 मानेंगे कि वो जो बच्चा है वो क्या है, हॉस्टलर है, ठीक है। और E2 इवेंट मानेंगे कि वो क्या है, एक डे स्कॉलर है, यानी कि हॉस्टलर नहीं है, डे स्कॉलर है। और इवेंट A हम मानेंगे कि उसका ग्रेड क्या आया है, A ग्रेड आया है। जैसे आप इवेंट सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद सिलेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। तो सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी कि एक बच्चा हॉस्टलर है, तो 60% हॉस्टलर है, तो ये हो गया 60%, मतलब 60 डिवाइड में 100 विच इज इक्वल टू 0.6 प्रोबेबिलिटी आ गई। प्रोबेबिलिटी कि वो एक डे स्कॉलर है, वो कितने बच्चे हैं डे स्कॉलर है, 40% है। सो 40%, 40 डिवाइड में 100 विच इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। नाउ अब उन्होंने बोला है 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल, वो क्या करते हैं, वो A ग्रेड लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी हमने अब फाइंड क्या करनी है कि A ग्रेड और हॉस्टलर हो, तो हमें फाइंड करना है P हॉस्टलर जिसका A ग्रेड है। तो क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1। फॉर्मूला यही है जो हमने पढ़ रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, ठीक है। अब E1 E2 की तो प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, यानी कि A ग्रेड जो हॉस्टलर का है, ठीक है। A ग्रेड हॉस्टलर का है, वो कितने परसेंट है बच्चे, 30% है। सो 30%, सो 30/100
दैट इज 0.3. सो प्रोबेबिलिटी कि वो एक डे स्कॉलर है वो कितना दे रखा है 20%. सो 20%, 20 डिवाइड में 100 दैट इज 0.2%. ठीक है 0.2. अभी सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हॉस्टलर जिसका ए ग्रेड है. अब वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे हम 0.6 इंटू 0.3, 0.6 इंटू 0.3 प्लस 0.4 इंटू 0.2. ठीक है ये हो जाएगा 0.18, 0.18 प्लस 0.8 ये हो जाएगा 0.18 डिवाइड में ये आ जाएगा आपका 0.98. दिस इज 0.08. ठीक है 2 zeros हो जाएंगे ना यहाँ पे. तो ये हो जाएगा इसको प्लस कर देंगे 6 कैरी ओवर 1 तो ये होगा 26, 0.26. सो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया. यू गेट 2 9s और 2 1s 2 2 3s तो हो जाएगा 9/13 इज योर आंसर. ठीक है सो दिस इज हाउ यू अप्लाई बेस थ्योरम व्हेन यू हैव टू कंडीशंस. ठीक है तो ये था क्वेश्चन थर्ड. चलिए करते हैं क्वेश्चन फोर्थ. देखो इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट either knows the answer or guesses. Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 is the probability जैसे कि वो guess करता है. Assume करो जो स्टूडेंट है उसने जो guess करा है आंसर को वो correct guess करा है और उसकी probability 1/4 है. And what is the probability that the student knows the answer and given that he answered it correctly? Again यहाँ पर देखो दो conditions हो गई आपके पास कि he knows the answer and he answered it correctly. Clear? तो यहाँ पर आपके दो इवेंट बनने वाले हैं. सबसे पहले E1 इवेंट बनेगा कि he knows the answer. He knows the answer. Number 2, he guesses the answer. Guesses the answer. और A इवेंट क्या बनेगा? He correctly answered. ठीक है? Correctly answered. हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है probability that he knows the answer and और वो आंसर भी करेक्ट है. He knows the answer and answer is correct. So this is again formula लिख देंगे probability of E1, probability of A by E1 plus divide में E1 probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2. Okay? So now let's start. अब देखो यहाँ पर probability of E1 क्या दे रखा है कि he knows the answer. तो let 3/4 he knows the answer. तो already आपको 3/4 दे रखी है. And 1/4 the probability he guesses कि वो guess करता है. ठीक है so probability that he guesses is 1/4. Okay? अब यहाँ पर ध्यान से समझना. अब हमने ये इवेंट ले लिया कि उसने करेक्ट आंसर दिया है. ठीक है सो ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी दैट कि वो करेक्ट आंसर दे रहा है. कब दे रहा है? जब उसको आंसर ऑलरेडी पता है. तो वो तो प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी ना. उसको पता भी और करेक्ट आंसर भी दे रहा है. राइट एंड assuming that a student who guesses at the answer will be correct with the probability 1 यानी कि वो guess भी कर रहा है और उसका आंसर करेक्ट भी है. उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आपको दी हुई है. सो यानी कि प्रोबेबिलिटी कि वो आंसर करेक्ट दे रहा है बट आउट ऑफ गेस आंसर करेक्ट दे रखा है वो है आपकी 1/4. अब आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे कि प्रोबेबिलिटी कि वो आंसर उसने पता था और उसने करेक्ट आंसर दिया है. ठीक है सो सब वैल्यूज पुट कर दो. 3/4 इंटू 1 डिवाइड में 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4. सो दिस इज 3/4 अपॉन 3/4 प्लस 1/4. सो 3/4 डिवाइड में 4/4. 4 से 4 कैंसिल. दिस इज 1/4 इंटू 1/4 इज 1/16. ठीक है इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको. दिस इज 3/4 अपॉन 3/4
प्लस 1/16. सो 3/4 डिवाइड में एलसीएम ले लो 16 का. सो दिस इज 4 4 3s are 12 प्लस 1. ठीक है, एंड ये हो जाएगा 3/4 इंटू 16 ऊपर और ये 13 नीचे. इसको इससे कैंसिल कर दिया 4. 3 4s are 12 डिवाइड में 13 इज योर आंसर. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट व्हेन टू कंडीशंस आर गिवन, यू अप्लाइज बेस थ्योरम. तो ये था क्वेश्चन 4. चलिए करते हैं क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव in detecting a certain disease when it is in fact present. However, the test also yield a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. Even if a healthy person is tested, when the probability is 0.005, the test will apply he has a disease. If 0.1% of the population actually has disease, what is the probability that the person has disease given that his test result is positive? दोबारा समझो इस चीज को. वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक लेबोरेटरी टेस्ट है, वो 99% इफेक्टिवली बता देती है कि अगर डिसीज है तो वो डिसीज बता देती है, जबकि टेस्ट ऑल्सो यील्ड अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्ट्स. ठीक है, वो क्या करती है, कई बार हेल्दी पर्सन का भी वो झूठा पॉजिटिव रिजल्ट बता देती है. कितनी बार? 0.5%. इतना चांसेस रहता है, इतनी प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो फॉल्स रिजल्ट बता दे कि हेल्दी पर्सन है जिसको डिसीज नहीं है उसका भी वो पॉजिटिव बता दे कि हाँ उसको भी डिसीज है. दैट इज इफ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड, अगर एक हेल्दी पर्सन को हम टेस्ट कर रहे हो तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 0.5% है. तो परसेंट हटाएंगे नीचे. कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं स्टेटमेंट कि ये दे रखा है कि ये दे रखा है. ये दोनों एक ही चीज है. 0.5%, परसेंट को हटाओगे नीचे क्या लगाओगे? 100. तो वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? ये वाली जीरोस बन जाएंगी. ठीक है, कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है कि अगर उसको टेस्ट बताएगा कि हाँ ये डिसीज है जबकि उसको डिसीज नहीं होगा, फॉल्स रिपोर्ट देगा. एंड इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज डिसीज, 0.1% को जिनको में एक्चुअली है डिसीज, यानी कि डिसीज भी है और टेस्ट भी सही बताया है कि हाँ डिसीज है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक पर्सन को डिसीज है और उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है, ये आपको बताना. तो यहाँ पे आपको दो इवेंट सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि डिसीज है, इवेंट 2 हेल्दी है वो पर्सन. ठीक है, ये आपको पहले तो ये दो आपको चीजें लेनी है. सो इसकी और ए इवेंट हम ले लेंगे क्या, कि वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट. ठीक है, अब स्टार्ट करो. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि उस बंदे को हैज डिसीज है और वो टेस्ट भी आपका पॉजिटिव आया है. समझ आया? सो इसका पहले फॉर्मूला लिख देते हैं फिर आगे चलेंगे यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2. ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालो सबसे पहले तो कि उसको डिसीज है, दैट इज 99%. ठीक है, नो दोबारा समझो, उन्होंने बोला है कि वो टेस्ट 99% इफेक्टिव है डिटेक्ट करने में. ठीक है, और यहां दे रखा है कि 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज डिसीज. तो ये आपके 0.1% है ये आपका. ठीक है, सो दिस इज 0.1%, जिसको आप निकालेंगे तो 0.1% के लिए 100, 2 जीरोस और ऊपर चला जाएंगे तो 0.001 हो जाएगा ये. ठीक है, एंड सेकेंड इवेंट क्या है आपके पास कि वो पर्सन हेल्दी है. ठीक है, अब यहाँ पर आप ये मत ले लेना, ये उन्होंने बोले कि फॉल्स रिपोर्ट है. तो अगर ये डिसीज्ड है तो हेल्दी कितने होंगे? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेल्दी वो कितनी होती है? 1. यानी कि हेल्दी का मतलब नॉन डिसीज, जिसको डिसीज नहीं है, कॉम्प्लीमेंट हो गया उसका. तो यहाँ से हम निकालेंगे दैट इज इफ इट इज 0.001, सो ये हो जाएगा आपका, माइनस कर देंगे 1 माइनस 0.001. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज कितना आ जाएगा? 0.999. ओके, सो ये आ गए आपके पास P1 एंड
probability of E1 and probability of E2. ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है, अब हमें यहाँ पे दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी आपको ये निकालनी है कि 99% जो है वो तो टेस्ट सही बताती है। सही बताती का मतलब क्या है कि वो डिसीज है भी है और वो पॉजिटिव टेस्ट भी देती है। सो पॉजिटिव टेस्ट देती है और वो डिसीज है भी है, दैट इज 99%. सो 99/100 विच इज इक्वल टू 0.99. ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी कि उसका टेस्ट पॉजिटिव दे दिया है बट उसको डिसीज नहीं है, वो कितना है, 0.5% है। ठीक है, सो वो कितना हो जाएगा, 0.5%, 0.5% का 100 ये ऊपर चला जाएगा, 0.005 हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यूज आ गई, यहाँ पे पुट कर देंगे हम। सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 upon A is 0.001 into 0.99 डिवाइड में 0.001 into 0.99 plus here it is 0.999 into ये कितना हो जाएगा, 0.005. ठीक है, सो इसको सॉल्व करके ये पॉइंट हटा देंगे, नीचे 3 जीरोज आ जाएंगे, 3 जीरोज यहाँ ऊपर जाएंगे तो 0.00099 हो जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा 0.00099 प्लस ये पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरोस तो हैं, ये पॉइंट हटाएंगे 3 जीरोस और आ जाएंगी और 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और कितने डिजिट्स जाएंगे, 6 डिजिट्स, तो ये टोटल हो जाएगा 0.00499.5. ठीक है, इनको प्लस कर देते हैं। सो यहाँ पर इनको प्लस करके आएगा आपका, ऊपर तो वही रहेगा 0.00099 और नीचे इन दोनों को प्लस करके आपका बनेगा 0.005985. ऊपर भी तीन नहीं, हाँ 3 लगा, मतलब 5 है ना, तो एक 0 और लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद तो 0 का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 990 डिवाइड में 5985. ठीक है, ये आ जाएगा, इसको हम और कैंसिल कर सकते हैं। ये आप कैंसिल कर सकते हो 5 पे करते हैं पहले तो हम, 5 1 जा 5, 5 4 इधर चला गया ना, सो 5 9 जा 45 इधर आ गया एंड 45 4 इधर बचे तो 5 8 जा 40, सो यहाँ 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 इधर गया 5 9 जा 45, 5 7 जा 35. ठीक है, ये आ गया आपका 198 डिवाइड में 117. ठीक है, 1197. इसको और कैंसिल करके देखते हैं कि किस पे जाता है ये 3 पे देखें, नहीं 9 पे जा रहा है ये, है ना। देखो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18. ठीक है, 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, 2 इधर चले गए एंड 9 3 जा 27 और ये भी इधर चला गया 9 3 जा 27. सो आएगा 22/133. ठीक है, दिस इज योर आंसर। आगे फर्दर कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5 था, जहाँ आपकी अगेन बेस थ्योरम लगी है। 99% आप लोगों के जो क्वेश्चंस आएंगे वो बेस थ्योरम से ही आने वाले हैं। ओके, सो ये था क्वेश्चन 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज अ 2-हेडेड कॉइन जिसका दोनों हेड है, अनदर इज अ बाइस्ड कॉइन जिसका एक हेड है और एक टेल है, जिसमें 75% टाइम तो हेड आता है, बाकी ठीक है, एंड थर्ड इज अनबाइस्ड कॉइन, जो थर्ड है वो अनबाइस्ड कॉइन है। वन ऑफ द 3 कॉइन इज चोजन एट रैंडम एंड टोस्ड, इट शोज हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2-हेडेड कॉइन। तो पहले कॉइन्स को समझो, वो क्या कह रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि पहला जो कॉइन है ना उसके दोनों ही हेड है, इधर भी हेड है उधर भी हेड है। ठीक है, दूसरा जो कॉइन है उसके अंदर क्या है, बाइस्ड कॉइन है जिसके अंदर 75% टाइम हेड आता है, बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम टेल आता है। थर्ड जो है वो अनबाइस्ड है, अनबाइस्ड मतलब कि जितना 50% उसका हेड आता है 50% उसका टेल आता है। नाउ 3 कॉइन्स
को में से किसी एक को चूज किया गया है आपको रैंडमली और उसने हेड बताया है, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कि ये टू हेडेड कॉइन था। तो हम इवेंट E1 मान लेते हैं टू हेडेड कॉइन, ठीक है। इवेंट E2 मान लेते हैं कौन सा, बाइस्ड कॉइन, ठीक है। इवेंट 3 मान लेते हैं आपका अनबाइस्ड कॉइन, एंड इवेंट ए मान लेते हैं आपका क्या है कि वो एक हेड चूज किया है, ठीक है। सो आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो टू हेडेड है और आया भी क्या है, हेड आया है, ये निकालनी है। तो इसका पहले फॉर्मूला लिखो और 3 इवेंट्स है, तीनों के लिए लिखेंगे हम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3, ठीक है। नाउ अब इनकी प्रोबेबिलिटी पहले निकालो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ कॉइन 1, देखो 3 कॉइन है, 3 कॉइन में से एक कॉइन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हुई। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इसकी भी 1/3 हुई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इसकी भी कितनी हुई, 1/3 हुई। 3 कॉइन्स है ना, तीनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो, ये हो गया। नाउ लेट्स फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट के पास 2 ही हेड है, तो टोटल फेवरेबल डिवाइड में टोटल कितने हो गए, 1 हो गए। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड फ्रॉम द सेकेंड कॉइन, सेकेंड कॉइन के 75% टाइम हेड देता है, 75%, तो 75 डिवाइड में 100, ठीक है। इसको आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल कर दो, 25 3 25 4 तो 3/4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड फ्रॉम अनबाइस्ड कॉइन, अनबाइस्ड का मतलब क्या हो, जितना हेड आएगा उतना ही आपका टेल आएगा। सो 50% होता है उनका, 50-50% होता है, सो 50 डिवाइड में 100 दैट इज 1/2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 1/2, है ना। एक कॉइन में से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, तभी उसको हम एक अनबाइस्ड कॉइन कह रहे हैं। ये सारी प्रोबेबिलिटीज अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो हियर इट इज 1/3 इंटू 1 डिवाइड में 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/3 अपॉन 3 से 3 कैंसिल, दिस इज 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ठीक है। तो 1/3 ऊपर रखेंगे, नीचे हम ले लेते हैं एलसीएम 12 का, 3 4 4 3 एंड 6 2, ठीक है। सो दिस इज 1/3 और 12 ऊपर चला जाएगा, दिस इज 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 यहाँ आ गया। So this is 3 4 so 4/9 is your answer. So इस तरीके से बेस थ्योरम हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स, 6000 ट्रक ड्राइवर्स। जो प्रोबेबिलिटी है उनके एक्सीडेंट की, स्कूटर के एक्सीडेंट की 0.01 है और कार के एक्सीडेंट की 0.03 है, ट्रक की 0.15 है। वन ऑफ द इंश्योर्ड person meets with an accident, what is the probability that he is a scooter driver? ठीक है, तो यानी कि एक तो एक्सीडेंट मेट किया है, ठीक है, वो जो था इंश्योर्ड था और क्या है, वो एक स्कूटर ड्राइवर है। तो सबसे पहले इवेंट्स लिख लो। इवेंट E1 वो इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर है, ठीक है। इवेंट E2 इंश्योर्ड कार ड्राइवर है। इवेंट E3 इंश्योर्ड ट्रक ड्राइवर है। एंड इवेंट ए वो he met with an accident, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट he is a scooter driver met with an accident. So इसका फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे। So this is probability of E1 into probability of A by E1
डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1। देखो कई बच्चों को ना कन्फ्यूजन होती है कि मैम हम E1 E2 E3 इवेंट और A इवेंट कौन सा लें। देखो जहाँ बहुत सारे इवेंट्स बन रहे हैं ना, जैसे स्कूटर कार, वो तो E1 E2 E3 आ गया। जो एक पर्सन पर्टिकुलर बोला गया है वो एक पर्टिकुलर इवेंट ये होता है। ठीक है, तो ये चीज रहती है। अब यहाँ पर 3 है तो 3 के लिए लिखना पड़ेगा E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। ठीक है, अब सबकी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि एक स्कूटर ड्राइवर, तो स्कूटर ड्राइवर कितना फेवरेबल 2000 डिवाइड में टोटल ड्राइवर्स कितने हैं 2000 प्लस 4000 8 प्लस 6 8 प्लस 6 है ना, सॉरी 6 प्लस 6 12,000। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 1/6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कि वो एक कार ड्राइवर था, तो कार ड्राइवर 4000 डिवाइड में टोटल 12,000, तो ये हो गया आपका 1/3। नाउ प्रोबेबिलिटी कि वो एक ट्रक ड्राइवर था, तो 6000 डिवाइड में 12,000 कैंसिल होके कितना आ गया 1/2। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी दैट दे मेट एन एक्सीडेंट बाय स्कूटर ड्राइवर, कितनी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.01। प्रोबेबिलिटी कि वो मेट एन एक्सीडेंट जो एक कार ड्राइवर है, तो कार ड्राइवर का मेट करने का एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी 0.03। एक ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट मेट करने की प्रोबेबिलिटी 0.15। ये सब आपको दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो एक मिनट, इसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। वन मोर थिंग, जैसे यहाँ पर आपकी 1/6 है, 1/3 है, 1/2 है, या तो इनको पॉइंट्स में ले आओ या इनको आप फ्रैक्शन में ले आओ। इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा दिस इज 1/100, इसको हटाएंगे दिस इज 3/100, इसको हटा देंगे तो दिस इज 15/100। ठीक है, वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A, दिस इज E1 is 1/6 into 1/100 डिवाइड में 1/6 into 1/100 प्लस E2 1/3 into 3/100 प्लस 1/2 into 15/100। ठीक है, तो ये हो गया 1/600, 3 से 3 कैंसिल, दिस इज 1/600 प्लस 1/100 प्लस 15/200। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे 1/600 एज इट इज, इसका एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा आपका एलसीएम डायरेक्ट 600 आ जाएगा। दिस इज 1 प्लस 6 प्लस 3 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो 45। ठीक है, तो ये हो गया आपका 600 से 600 कैंसिल और ये आ जाएगा आपका 46 प्लस 46 plus 6 52, so 1/52 is your answer। ठीक है, सो इस तरीके से हमने बेस थ्योरम लगा के यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अब करते हैं क्वेश्चन 8। अ फैक्ट्री हैज 2 machines A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items of output and machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the items produced by the machine A and 1% of the items produced by machine B were defective. All the items are put into a stockpile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. What is the probability that it was produced by the machine B? तो दो मशीन है, वो कितने आउटपुट्स प्रोड्यूस करती हैं, पहली 60%, दूसरी 40%। बाद में पता चलता है कि उन मशीन्स में से जो प्रोड्यूस हो रहा है कुछ डिफेक्टिव चीज़ें भी होंगी, तो 2% डिफेक्टिव चीज़ें ए मशीन से मिलती हैं और 1% डिफेक्टिव चीज़ें बी मशीन से मिलती हैं। ठीक है, हमें बताना है कि हमने कोई एक रैंडम चीज़ निकाली है और हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन बी से है, और पहली बात हमें दे रखी है कि वो क्या है, डिफेक्टिव है। ठीक है, तो अगेन 2 कंडीशंस आ चुकी हैं आपके पास, तो यहाँ पर बेस थ्योरम लगने वाली है। ठीक है, एक तो डिफेक्टिव की और एक वो प्रोड्यूस होती है मशीन बी से। तो हम लेट कर लेते हैं इवेंट 1
अब देखो यहाँ पर क्या आपको समझ में आ रहा होगा इवेंट हमें कैसे लेनी है। तो जहाँ बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं उनको E1 E2 E3, जैसे यहाँ पर 2 मशीन्स हैं तो 2 ऑप्शंस, तो E1 हम मान लेंगे कि जो प्रोड्यूस हुई है आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ए मशीन, E1 इवेंट हो गया, आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, वो हो गया आपका E2 इवेंट। तो इस तरीके से आपको चूज करना है। और ए इवेंट क्या हो जाएगा कि वो डिफेक्टिव है। क्लियर? तो देखो E1 इज द इवेंट आइटम प्रोड्यूस्ड बाय machine A. E2 item produced by machine B, and A is the event that the item is defective. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम क्या होता है? प्रोबेबिलिटी कि वो उसने किस मशीन से प्रोड्यूस कर, सेकेंड मशीन से प्रोड्यूस्ड हुआ है, और क्या प्रोड्यूस हुआ है? डिफेक्टिव चीज प्रोड्यूस हुई है। तो इसकी हम फॉर्मूला लिख देंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। ठीक है, अब इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकालो। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आइटम है वो फर्स्ट मशीन से प्रोड्यूस हुई है, तो वो कितनी प्रोड्यूस होती है? 60%। तो 60% के लिए ये लग गया 0.6। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आइटम सेकेंड मशीन ने प्रोड्यूस करी है? 40%। सो 40% के लिए 100 लग गया, दैट इज 0.4। नाउ क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डिफेक्ट निकला है वो फर्स्ट मशीन से निकला है? दैट इज 2%। ठीक है, तो 2 अपॉन 100 दैट इज 0.02। एंड क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर डिफेक्ट निकला है तो वो आपका सेकेंड मशीन से निकला है, A बाई E2, तो वो कितना है आपका? 1%। सो 1 अपॉन 100 दैट इज 0.01। अब सब वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी getting a defective piece from the second machine, तो वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर। 0.4 इंटू 0.01 डिवाइड में 0.6 इंटू 0.02 प्लस 0.4 इंटू 0.01। इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई A ये हो जाएगा आपके पास 4/10 इंटू 1 अपॉन 100। ठीक है, डिवाइड में 6 अपॉन 10 इंटू 2 अपॉन 100 प्लस 4 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 100। तो ये हो गया 4 अपॉन 1000, ये हो गया आपका 12 अपॉन 1000 प्लस 4 अपॉन 1000। सो दिस इज 4 अपॉन 1000 डिवाइड में 16 अपॉन 1000। 1000 से 1000 कैंसिल, 4 अपॉन 16 कैंसिल होके कितना आ गया? 1 अपॉन 4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो ये थी आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 2 groups are competing for the position on the boards of the director for a corporation. The probabilities that the first and the second group will win are 0.6 and 0.4 respectively. Further, if first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and corresponding probability is 0.3 if second group wins. Find the probability that the new product introduced by the second group. तो देखो यहाँ पर फिर से आपके पास दो कंडीशंस आ चुकी हैं। न्यू प्रोडक्ट की कंडीशन आ चुकी है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंड ग्रुप। तो अगेन बेस थ्योरम लगने वाली है। ऑल्सो यहाँ पर क्या होने वाला है, हमें क्या दे रखा है? एक चीज इवेंट्स फाइंड करने हैं। अब इवेंट्स के लिए क्या होगा? ग्रुप ए ग्रुप बी हो जाएगा, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकेंड इवेंट हो जाएगा, और न्यू प्रोडक्ट आपका ए इवेंट हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, सो लेट E1 बी द इवेंट दैट the first group wins. First group wins. And E2 is the event second group wins. And A is the event that the new product introduced. New product introduced. ठीक है, so what we have to find? Probability that the second group ने
न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, E2 फॉर्मूला लिख देंगे A/E2 अपॉन में P1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/2। तो अब निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट द फर्स्ट ग्रुप विंस, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी दे रखी है 0.6। प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड ग्रुप विंस, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 0.4 दे रखी है। ठीक है, अगर फर्स्ट ग्रुप विन होता है तो वो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। सो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा फर्स्ट ग्रुप, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7। नया ग्रुप इंट्रोड्यूस करेगा, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा सेकेंड ग्रुप, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। तो एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकेंड ग्रुप से होगा, तो ये हम उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज E2 0.4 इंटू 0.3 डिवाइड में 0.6 इंटू 0.7 प्लस 0.4 इंटू 0.3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.12 अपॉन 0.42 प्लस 0.12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.12 अपॉन 0.54। ओके, अगेन पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 12/54। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 पे 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा। ठीक है, फिर 3 पे, तो दिस इज 2/9 इज योर आंसर। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं क्वेश्चन 10। Suppose a girl throws a die. If she gets 5 or 6, she tosses coin 3 times and notes down the number of heads. If she gets 1, 2, 3 or 4, she tosses a coin once and notes whether a head or a tail is obtained. If she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1, 2, 3 or 4 with the die? सो यहाँ पे अगेन आपके पास दो कंडीशंस हैं कि एग्जैक्टली 1 हेड मिल रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन कि अगर वो 1, 2, 3 और 4 उसके ऊपर थ्रो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर E1 E2 क्या बनेगा, एक तो E1 E2 ये बनेगा कि उसको डाई थ्रो करने पे 5 6 मिलता है, एक E1 E2 वाला केस बन जाएगा जो आपका 1 2 3 4 आता है। तो हम लेट कर लेते हैं E1 इज द इवेंट कि उसको मिलता है नंबर ऑन डाई, उसको मिलते हैं कितने, 1 2 3 और 4 आता है। ठीक है, लेट E2 बी द इवेंट कि नंबर ऑन डाई आता है 5 और 6 आता है। ठीक है, एंड A इज द इवेंट कि वो क्या मिलता है, एग्जैक्टली 1 हेड मिलता है, एग्जैक्टली 1 हेड मिलता है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे बेस थ्योरम लगेगी, दो कंडीशन आ चुके हैं, लिख दो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कि उसको मिलता है 1 2 3 4 E1, ये थ्रो करने पर उसको एग्जैक्टली 1 हेड मिलता है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसकी फॉर्मूला लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ठीक है, सो नाउ लेट्स राइट डाउन कि हमारे पास क्या क्या प्रोबेबिलिटीज आती हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी दैट उसको क्या मिलता है, 1 2 3 4। सो डाई थ्रो करने पर टोटल 6 आते हैं और ये मिलता है, तो ये कितने फेवरेबल में हो गए, 4 फेवरेबल में हो गए, और टोटल कितने होते हैं डाइस में, 6 होते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल होके आ गया आपके पास 2/3। एंड प्रोबेबिलिटी कि वो उसको 5 और 6 मिलते हैं ना, फेवरेबल आउटकम्स 2, और टोटल कितनी होती है डाइस में, 6 होती हैं, ये कैंसिल होके आ गया 1/3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि तो यहाँ पर जब हमारे पास 1 2 3 4 आता है तो हमें कॉइन को टॉस करना है 1 टाइम। ठीक है, तो अगर E1 इवेंट है तो 1 टाइम टॉस, 1 टाइम टॉस तो कितना होगा, या तो हेड आएगा
या टेल आएगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली वन हेड आता है फर्स्ट इवेंट से? तो वन एक बार हेड है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2 हो गई, ठीक है। जब 5 और 6 आता है तो उसको हम कितनी बार टॉस करते हैं? 3 टॉस करते हैं हम। तो 3 टॉसेस के लिए हमारे पास क्या पॉसिबल आउटकम्स होती है? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी, ठीक है। और कौन सी रह गई? ये हो गया, ये हो गया एस टी, यहाँ हो जाएगा एच टी टी, ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली एक हेड आएगा सेकेंड इवेंट के लिए? एग्जैक्टली वन हेड कितने में है? 1 2 3, तो 3 हो गए, और टोटल कितने हो गए? 8, तो 3/8। अब ये सभी वैल्यूज यहाँ हम पुट कर देते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 2/3, A बाय E1 इज 1/2, डिवाइड में 2/3 इंटू 1/2 प्लस E2 की कितनी है? 1/3, और ये हो गया आपका 3/8, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 3 से 3, ऊपर आया 1/3, नीचे आया 1/3 प्लस 1/8, ठीक है। सो ऊपर है 1/3, नीचे आप एलसीएम ले लोगे 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3, ओके, ये हो गया 1/3 और डिवाइड में 11/24, दैट इज 1/3 इंटू 24/11, इसको कैंसिल कर दिया 8, दिस इज 8/11 इज योर आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन 11th क्या कह रहा है? अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 machines operators A, B and C. The first operator A produces 1% defective items, where the other 2 operators produces 5 and 7 respectively defective items. A is on the job for 50% of the time, B is on the job of 30% of the time, and C is on the job of 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? ठीक है, तो अगेन ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि आपको एक इवेंट रखना है डिफेक्टिव का और एक इवेंट की इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बी सी। आई होप आप इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो अभी तक ये आपको समझ में आ गया होगा। सो E1 इज द इवेंट कि A इज ऑन द जॉब, ठीक है। E2 is the event B is on the job and E3 is the event C is on the job, कि मतलब कि उसने प्रोड्यूस करा एंड लेट A बी द इवेंट कि जो प्रोड्यूस हुआ है वो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? वही बेस थ्योरम लगेगी कि प्रोड्यूस्ड बाय A, यानी कि A ने क्या प्रोड्यूस किया? डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करी है। सो यहाँ पे लगा देते हैं, दैट इज फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1। अब यहाँ पर 3 इवेंट्स तो तीनों को लेंगे हम यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3, okay. So now let's find these values. So probability of E1, ठीक है, कि A जो था वो था जॉब पर 50%, तो 50% कैंसिल होकर कितना आ गया? 1/2। तो B इज ऑन द जॉब, वो कितनी है? 30% है, तो 30% कैंसिल होके आ गया 3/10। तो आप इसको ना 5/10 ही लिख लो, इजी रह जाएगा हमारे लिए आगे सॉल्व करना, ओके। नाउ प्रोबेबिलिटी कि वो C जॉब पे था वो कितनी है? 20%, सो 20% दैट इज 2/10, okay. Now what is the probability that defective item is produced by A? ठीक है, A से प्रोड्यूस हुई है डिफेक्टिव आइटम, इज 1% डिफेक्टिव आइटम। फर्स्ट कितना प्रोड्यूस करती है? 1%, तो 1%। प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव आइटम B ने प्रोड्यूस करी है, दैट इज 5%, 5%। प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय C, दैट इज 7%, तो 7/100। अब ये सब वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। सो दिस इज 5/10 इंटू 1/100, डिवाइड में 5/10 इंटू 1/100 प्लस
3/10 इंटू 5/100, ठीक है, प्लस 2/10 इंटू 7/100। तो ये हो गया ऊपर 5/1000, नीचे आ गया 5/1000 प्लस 15/1000 प्लस 14/1000, ठीक है। ऊपर है 5/1000, नीचे इन सबको प्लस कर दो। दिस इज 20 प्लस 14 34/1000। सो 1000 से 1000 कैंसिल, ये आ गया 5/34 इज योर आंसर। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन 12th क्या कह रहा है? A card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn or found to be both diamonds. Find the probability of the lost card being a diamond. तो टोटल आपके पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड गुम हो चुका है। बाकी जो बचे हुए कार्ड्स हैं उसमें से हमने 2 कार्ड्स निकाले और वो दोनों के दोनों डायमंड निकले। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो गुम हुआ है कार्ड वो भी डायमंड का ही कार्ड है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं कि एक तो वो डायमंड का कार्ड है, एक वो डायमंड का कार्ड नहीं है, और द पर्टिकुलर इवेंट इज लोस्ट कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने ड्रॉ करे हैं कार्ड वो होंगे, तो इवेंट क्या होगा आपका कि कार्ड ड्रॉन इज डायमंड, कार्ड ड्रॉन इज डायमंड, ठीक है। एंड E2 इज द इवेंट कार्ड ड्रॉन नॉट डायमंड, ठीक है। एंड A इज द इवेंट कार्ड लॉस्ट कार्ड, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कि जो हमारा गुम हुआ है वो डायमंड का है और वो क्या है, लॉस्ट कार्ड है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 upon probability of E1, probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2, ठीक है। So let's find now, we know that diamond क्या होते हैं? डायमंड 52 कार्ड्स में से 13 क्लब, 13 हार्ट, 13 स्पेड और 13 डायमंड्स होते हैं, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने एक कार्ड ड्रॉ किया है, ठीक है, वो कौन सा कार्ड होगा, वो डायमंड का कार्ड होगा। सो डायमंड कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13, और टोटल कितने होते हैं, 52, तो ये हो गया 52, ओके, दैट इज 1/4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 नॉट डायमंड, यानी कि 52 में से 13 माइनस कर दो तो टोटल कितने हो गए, 39, तो 39 फेवरेबल डिवाइड में 52 टोटल, 13 3 सा 13 4 सा, सो दिस इज 3/4। नाउ व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग की एक लोस्ट कार्ड है और वो भी किसका है, डायमंड का है, ठीक है। अब 52 में से एक कार्ड गुम हो चुका है, तो एक कार्ड गुम हो चुका है, कितने बच गए, 51, तो टोटल कितने हो गए, 51, और जो गुम हुआ है वो किसका है, डायमंड का है, गुम हुआ है वो डायमंड का है, तो डायमंड कितने होते हैं, 13, 13 में से एक गुम हो गए, तो ये कितने हो गए आपके 12, कितने हो गए 12, ठीक है। और अभी ये यही नहीं खत्म हुआ, हमने कितने कार्ड ड्रॉ करे हैं, 2 कार्ड्स ड्रॉ करे हैं, तो इन 2 अब जो हम दूसरा कार्ड ड्रॉ करेंगे, जो हम ये उठा के हमने बाहर रख लिया डायमंड का, एक डायमंड का गुम हो चुका है, एक डायमंड का उठा के हमने यहाँ रख लिया, अब कितने बचे उसके पास, डायमंड के 11 बच गए, और नीचे कितने बच गए, वो भी एक बाहर निकाल के रख लिया, वो भी कितने बच गए आपके पास, 50 बच गए। समझ आई ये बात? दोबारा समझ लो कि दिस इज द इवेंट कि ए जो कार्ड लॉस्ट है वो डायमंड का लॉस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले एक कार्ड अगर लॉस हुआ है तो 52 में से 51 बच गए, और डायमंड का ही हुआ तो 13 में से 12 बच गए, और कितने ड्रॉ करे हैं, 2 कार्ड्स ड्रॉ करे हैं, तो एक तो ये तो पहले की प्रोबेबिलिटी होगी फर्स्ट वाले की। अब दूसरे कार्ड को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जो है एक हमने निकाल के रख लिए हैं, अब इसमें से एक और डायमंड का निकल गया तो 50 हो गए, इसमें से एक और डायमंड का निकल गया तो 11 हो गए, तो ये टोटल आ गया आपके पास ये, ठीक है। इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं इसको 6 पे, ये हो गया आपका 25 पे, ठीक है। एंड 3
1 ज़ा 3 7 ज़ा एंड दिस इज 3 2 ज़ा. सो ऊपर आ गया आपका 22 और नीचे 17 मल्टीप्लाई 25 425. ठीक है. नाउ लेट्स नेक्स्ट फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी कि कार जो लॉस्ट हुआ है वो डायमंड का नहीं है. तो अब लॉस तो हुआ ही हुआ है, तो यानी कि 52 में से एक तो लॉस्ट हो ही गया. फेवरेबल कितने हो गए? 51. अब ये डायमंड नहीं है, ये डायमंड नहीं है, तो डायमंड नहीं है तो दैट मीन्स वो टोटल डायमंड ही आया आपके पास, 13 के 13 ही आया आपके पास. ठीक है. इनटू अब एक कार्ड जो ड्रॉ किया है वो तो दोनों कार्ड जो ड्रॉ किए तो डायमंड के ही हैं. अब नेक्स्ट पे क्या आएगा कि एक और इसमें से निकल गया और अब इसमें से एक और निकल जाएगा, क्योंकि कार्ड जो ये वाला कार्ड तुमने ड्रॉ करके रख लिया है ना, तो ये हो गया आपका 12. ठीक है. दोबारा समझो इस चीज को. नॉट डायमंड, कार्ड जो लॉस्ट हुआ है वो डायमंड में से नहीं हुआ है. सो कार्ड जो लॉस्ट हो गया उसमें टोटल में से तो 51 माइनस हो जाएंगे, तो यानी कि डायमंड के तो एग्जैक्ट उतने ही रहेंगे जितने रहेंगे. इनटू अभी तो फर्स्ट डायमंड के निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी, नॉट डायमंड के निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी. और ये क्या हो जाएगा आपका कि आपने यहाँ से सेकंड जब ड्रॉ कर रहे हो एक तो और निकल गया, इसमें से एक और निकल गया, ये आ गया. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा एंड दिस इज 3 4 ज़ा. ठीक है. फिर हम इसको और कैंसिल कर सकते हैं. 2 एंड 25, तो ये हो गया आपका 26 अपॉन में 425. ठीक है. अब इन सब की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे. दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A, वैल्यूज पुट कर दो 1/4 इंटू दिस इज 22 अपॉन 425 डिवाइड में 1/4 इंटू 22 अपॉन में 425 प्लस E2 3/4 इंटू 26 अपॉन 425. ठीक है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 पे जा रहा है, ये भी 2 पे जा रहा है, ये भी 2 पे जा रहा है. ठीक है. यहाँ से हम 2 पे, ये हो गया आपका 13. ऊपर आ गया 11 अपॉन 850. ठीक है. यहाँ आ गया 11 अपॉन 850 प्लस इसको कर देंगे, ये हो जाएगा 39 अपॉन 850. तो ये हो गया आपका 11 अपॉन 850 प्लस इसमें से एक और प्लस कर देंगे, बचेगा 0 एंड 150 अपॉन 850. ठीक है. एंड 850 से 850 कैंसिल, ये आ गया आपका 11 अपॉन 50 इज योर आंसर. ठीक है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? Probability that A speaks truth is 4/5. A coin is tossed. A reports that a head appears. Probability that actually there was a head. वो कितनी probability है? तो इसके लिए क्या बनेंगे? दो इवेंट्स बनेंगे. क्या? हेड आता है और टेल आता है. और ए इवेंट क्या बनेगा कि वो ट्रुथ बोलता है. ठीक है. तो क्या लिखेंगे? E1 is the event of getting head and E2 is the event of getting tail and A is the event that he speaks truth. ठीक है. तो एक्चुअली देयर वाज हेड का मतलब कि उसने सच बोला और हेड भी आ गया. तो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बोला और सच बोला, ये चाहिए आपको. सो क्या बोलेगा फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2. अब इन सब की वैल्यूज निकाल लेते हैं कि एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आता है या टेल आता है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2. टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2. ठीक है. नाउ हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि A बाय E1, यानी कि उसने सच बोला और हेड आया. ठीक है. एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही स्पीक्स ट्रूथ 4/5, सच बोला और हेड आया तो 4/5 हो गया. अब उसने क्या है, उसने सच बोला लेकिन क्या आया? टेल आया. तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसका ऑपोजिट हो गया ना, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4/5. सो 5 माइनस 4 दैट इज 1/5. अब इन सब की वैल्यूज यहाँ पुट कर दो. दिस इज 1/2 इंटू 4/5.
upon 1 by 2 into 4 by 5 plus 1 by 2 into 1 by 5. This is 4 upon 10, 4 upon 10 plus 1 upon 10. So this is 4 upon 10, divide 5 upon 10, 10 से 10 cancel, this is 4 by 5. So option first is correct. ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपका, if क्वेश्चन 14th कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए जो है वो बी का सबसेट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, देन कौन सा करेक्ट होगा। अब तीनों के अंदर यहाँ तो नॉन ऑफ दीज है और बाकी में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, हमने भी पढ़ा हुआ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो हमें पता है और हमें गिवन क्या है कि जो ए है वो बी का सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर सारे एलिमेंट्स ए के जो हैं वो बी में होते हैं, तो मान लो अगर ये 1 2 है और बी कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4, देन हम कह सकते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेजेंट इन बी सेट, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लेती हूँ तो मुझे पता है क्या आ रहा है, दैट इज 1 और 2 ही आ रहा है दोनों में कॉमन, और ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 1 2, 1 2 क्या हो गया, ए के ही इक्वल हो गया आपका। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, ए के इक्वल होगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, लिख सकती हूँ मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखा जाए तो इसमें से तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यहाँ तो बी बाय ए हो गया, यहाँ लेस देन हो गया, यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ नन ऑफ दिस। तो अब गलती ये मत कर देना कि फटाफट से नन ऑफ दिस करके चलते बनो। क्यों, क्योंकि हमें एक और चीज दे रखी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी किसी चीज के 0 के इक्वल नहीं है। तो यानी कि हमें भी पता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। अब उन्होंने बोला 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि 0 से तो बड़ी है। तो यहाँ दो केसेस हो गए कि आइदर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ठीक है, अगर इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होगी, डिवाइड में 1। ठीक है, और अगर हम इसके बीच में कोई ले लेते हैं, इसके बीच में कोई ले लो, मान लो 0.2 ले लिया, 0.3 ले लिया, 4 ले लिया, कुछ भी ले लिया आपने, तो उसको अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर वो यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, और वो पीबी की जो वैल्यू है वो इसके बीच में लाई करती, तो वो ग्रेटर देन हो जाएगी ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइंड करूं तो क्या बन रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सो जो आपको चीजें दी गई होती हैं उनका बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके आंसर्स को सिलेक्ट करने के लिए। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एग्जांपल्स ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।